नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भारत में। संस्कृत भारत चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? तत्पुरुष, द्वंद्व पढ़ लिया है। अब तीसरा नंबर है द्विगु का। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास किसे कहते हैं? जब समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो। द्विगु मतलब होता ही है संख्यावाचक, ठीक है। जब समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें समझ लीजिए कि संख्या हो, जिस शब्द में जो पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। इसका समस्त पद जो होता है यानी कि जो समासिक पद होता है, जो पद बन के आता है वो प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। किस में होता है? जो शब्द बनते हैं वो नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, 5, 6, 7 उदाहरण है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए पंचवटी, पहला उदाहरण है पंचवटी, जो अभी हाल ही में टीजीटी में ये सवाल पूछ चुका है। तो पंचवटी मतलब द्विगु समास। पंचानाम 5 है ना, पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह क्या है? पंचवटे। पंच दे दिया है, त्रि दिया है, चतुर दिया है, पंच दिया है, पंच दिया है, चतुर दिया है, त्रि, पंच, द्वि, चतुर, ठीक है। ये सब क्या है? संख्यावाची हैं। ये सब क्या है? संख्यावाची हैं, ठीक है। तो जिन पद में संज्ञा होता है तो आप क्या लगाएंगे उसको? द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास, उसमें संख्यावाची पद वाले समास होते हैं। तो पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों का समूह। क्या हो गया? 5 वटों का समूह। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, ये समाहार हमेशा समूह में आते हैं, ठीक है। द्विगु हमेशा समाहार समूह में आते हैं, ठीक। तीनों भुवनों का समूह, त्रयाणाम भवनानाम, त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्णाम, ये संबंध बता रहा है ना। तीनों भुवनों का समूह, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, चतुर्फलम चतुर्णाम फलानाम समाहार, पंचगवानाम 5 गायों का समूह, पंचानाम गवाम समाहार, पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार, 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह, पंचानाम पात्राणाम समाहार, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहार, 4 युगों का समूह, 4 युगों का समूह, त्रिलोकम त्रयाणाम लोकानाम समाहार, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह, पंचामृतम पंचानाम अमृतानाम समाहार, पंचानाम अमृतानाम समाहार, 5 अमृतों का समूह, द्विरात्रियों 2 रात्रों का समूह, द्विरात्रम द्वयोः रात्रियोः समाहार, 2 रातों का समूह, 2 रातों का समूह, चतुराननः चतुर्णाम आननानाम समाहार, 4 मुखों का समूह। तो ये क्या है? सब संख्यावाची पद हैं। संख्यावाची पद आ गया, द्विगु समास आपका मतलब हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ संख्यावाची शब्द आए तो समझिए ये द्विगु समास है, ठीक है। अब और ये भी जान जाइए, ये सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होता है और इसमें संख्या होता है और कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आ ही गया होगा हमको लगता है। कुछ है नहीं, सिर्फ संख्या है। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार,
चतुर्फलम, इसी से सवाल पूछ सकते। इतने ज्यादा जितने हम उदाहरण दे रहे हैं, जितने उदाहरण है इसमें से एक दो उदाहरण तो जरूर फंसना है। ठीक है, सारे जितने उदाहरण दिए, सारे समासों के जो भी उदाहरण दिए गए हैं तो उसमें से एक दो जरूर आने वाला है। ठीक है, तो इसको जरूर एक बार क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। एग्जाम अब 2-4 दिन बचा हुआ है, जितना पढ़ सके उतना बहुत है। अब जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए, जल्दी जल्दी इसको आप लोग रिवाइज करिए फटाफट। चतुर्युगानाम चतुर्णाम युगानाम समाहार, त्रिलोकम त्रयाणाम लोकानाम समाहार, 3 लोकों का समूह। पंचामृतम पंचानाम अमृतानाम समाहार, 5 अमृतों का समूह। चतुरानन चतुर्णाम आननानाम, 4 मुखों का समूह समाहार। ठीक है, तो ये रहा द्विगु समास। अगला टॉपिक है अव्ययी भाव समास। कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक है? अव्ययी भाव समास। जैसे द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसी तरह अव्यय में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। ये भी जब समस्त पद या समासिक पद में पूर्व पद, पहला पद, 2 पद होते हैं, पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, तो वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास। वो भी जो समस्त पद बनते हैं भी नपुंसक लिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद में यानी कि पहले पद में अव्यय होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। बस बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम तो चूंकि निकट है, बहुत पास में है, तो इसीलिए समझिए एक रिवाइज कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए फटाफट आप लोग इसको समझते रहिए। ठीक, जैसे विग्रह करने, जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम इसके पूर्व पद प्रति है, प्रति क्या है? अव्यय है। ठीक है, प्रति क्या है? अव्यय है। विग्रह करने पर अव्यय के अर्थ का प्रयोग ही करते हैं, तो यह पद प्रधान हुआ। जैसे प्रति क्या है? प्रधान है। और इसमें क्या होता है, किस पद की प्रधानता होती है? तो पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसमें किस पद की प्रधानता होती है? प्राय पूर्व पद की प्रधानता होती है, वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में पूछ सकता है कि किस पद की प्रधानता होती है, तो पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहले पद की प्रधानता होती है। यानी कि जैसे प्रतिदिनम है तो प्रति की प्रधानता हुई। ठीक है, उपगंगम है तो उप की प्रधानता हुई, उपकृष्णम है तो उप की प्रधानता हुई। ठीक है, तो पहले पद की प्रधानता अव्ययी भाव समास है। पहले पद की प्रधानता अव्ययी भाव समास। ठीक, बस इतना जानिए कि जो पहला पद है, जो प्रधान है, पहला पद प्रधान है, उसकी प्रधानता हो गई तो वो अव्यय हो गया। अव्यय अगर लगा हुआ है, अगर अव्यय लगा हुआ है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उपसर्ग लगा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, अव्ययी भाव समास वो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे उपकृष्णम, कृष्णश समीपम, उपकृष्णम कृष्ण के समीप। ठीक है, यहाँ समीप अर्थ प्रकट करने के लिए उप अव्यय का प्रयोग हुआ है, अलग से समीप का अर्थ नहीं लिया गया है। उप का प्रयोग होने से समीप का अर्थ बोध हो जाता है। ठीक है, आदर्श समस्त पद, कुछ ऐसे आदर्श समस्त पद हैं जिसको आपको देखना चाहिए, जिसमें से सवाल हमेशा बनते हैं। जैसे उपगंगम अक्सर पूछता है, उपगंगम तो गंगाया समीपम, गंगा के पास। ठीक है, गंगाया समीपम, गंगा के पास। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार, ये याद कर लीजिएगा। समास विग्रह भी पूछता है, समास विग्रह भी याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए षष्ठी लगाइए, गंगाया समीप, संबंध है ना, गंगा के पास आपको बनाना है, गंगा के पास बनाना है तो कैसे भी भक्ति लगाएंगे, तो ये षष्ठी हो गया। तो गंगाया समीपम, गंगा के पास। शक्तिम अनतिक्रम, शक्ति के अनुसार, द्वितीय लग गया। दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिनम। जीवनस्य पर्यंतम, जीवन भर। दोषाणाम अभाव, दोषाणाम देखिए निर्दोष, 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 निर्ग अव्यय लग गया ना,
तो निर्दोष दोषाणाम अभाव। देखिए उपगंगम गंगाया समीपम, उपगंगम मतलब गंगा के पास या गंगा के किनारे, ठीक है। यथाशक्ति तो हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम, शक्ति के अनुसार, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण करके यानी कि शक्ति के अनुसार, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, ये समास विग्रह याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये जरूर पूछता है, विग्रह जरूर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट समास है, इसमें से जरूर एक न एक तो जरूर पूछेगा। यथाशक्ति कई बार पूछा है, प्रतिदिन पूछ सकता है, आजीवनम पूछ सकता है, लेकिन यथाशक्ति और उपगंगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। आजीवनम भी पूछ सकता है, आजीवनम उपसर्ग लग गया, आजीवन जीवन भर, ठीक है। तो जीवनस्य पर्यंत, जीवन भर, जीवनस्य पर्यंतम, जीवन भर। निर्दोष, निरुपसर्ग लगा, निरअव्यय लगा, तो दोषा निर्दोष, दोष का अभाव, तो दोषाणाम दोषों का अभाव, निर्दोषाणाम, ठीक है। अगला है कहाँ गया, यहीं पे है, अनुरूपम। छठा क्या है, अनुरूपम, क्या है, रूप के योग, अनुरूपम, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्खियों का अभाव, निर्मक्षिकाणाम, मक्खियों का अभाव, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। उपकृष्णम, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, 8 ही तो उदाहरण है, इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसमें से सवाल जरूर आने वाला है। उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम, कृष्ण के पास, देखिए उप लग गया है, उप अव्यय, निर लग गया है, अनु लग गया है, ठीक है। अनुरूपम, रूपस्य योगम, रूप के योग्य। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव। उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम, कृष्ण के पास। तो ये रहा अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास भी समाप्त हो गया, ठीक है। अनुरूपम है, निर्मक्षिकाणाम, निर्मक्षिकम, उपकृष्णम, और क्या है, और क्या है, 4-5 और इधर है। उपकृष्णम है, उपगंगम है, यथाशक्ति है, यथाशक्ति, उपगंगम, यथाशक्ति, प्रतिदिनम, आजीवनम, निर्दोष, ठीक है। 8 उदाहरण है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसी समय देख लेते हैं क्या है, क्या था, कर्मधारय, ठीक है। अगला समास कौन सा है, कर्मधारय। कर्मधारय कोई अलग समास नहीं है, तत्पुरुष के ही भेद है कर्मधारय और द्विगु, इसीलिए समास 5 प्रकार के माने गए हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 5 प्रकार के समास माने गए हैं। तत्पुरुष में कर्मधारय और द्विगु को माने गए हैं, ठीक है। तो कर्मधारय समास है, सूत्र क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम। कर्मधारय समास में समझ लीजिए विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, विशेषण और विशेष्य की ही चर्चा होती है। जैसे मान लीजिए जब समस्त पद में 2 पद होता है, समस्त पद में जब बना तो जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा, दूसरा पद जो होगा वो विशेष्य होता है। पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होता है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है। जैसे मान लीजिए कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, तो सर्प क्या है, विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सर्प कैसा है, कृष्ण है, काला है, ठीक है, सर्प काला है,
तो इसमें कृष्ण क्या है, विशेषण है और सर्प विशेष्य है। तो ये कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। ठीक है, तो वही कह रहा है विग्रह करते समय विशेष्य के लिंग। अब विग्रह करते समय क्या क्या किसके लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार क्या होता है, देखिए विग्रह करते समय विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही विशेषण में, यानी कि विशेष्य के अनुसार ही विशेषण में, इसके अनुसार ही इसमें परिवर्तन होता है। वचन के अनुसार इसमें विभक्ति, लिंग और वचन विभक्ति किसके अनुसार होते हैं, विशेष्य के अनुसार होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है। यही देखिए कृष्ण और सर्प दोनों पदों में कौन सी विभक्ति है, तो दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है। अब कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। कौन सा कर्मधारय किसमें है, ऐसे इसको जानने के लिए इसको 4 भेदों को हमको जानना है। ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन से विशेषण में, कौन से भेद में कौन से पद आते हैं, कौन सी विशेषता आती है, ये नहीं जरूरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, जैसे मान लीजिए कि नीलोत्पलम है, तो ये पूछ लिया, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये कौन सा समास है, किस समास के अंतर्गत आता है। तो नीलोत्पलम कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। कर्मधारय में अब ये नहीं पूछता है कि विशेषण विशेष्य है कि उभय पद विशेषण है, ये सब नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए आप जान जाइए, थोड़ा सा जानकारी रखना अच्छी बात होती है। तो ये देखिए जब समासिक पद, विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, जब समासिक पद में विशेष से अधिक विशेषण को महत्ता दी जाती है, यानी कि विशेष से अधिक विशेषण को महत्ता दी जाती है, वहां विशेषण विशेष्य कर्मधारय होता है। जैसे नीलोत्पलम, कमल तो है, नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, नीला जो कमल, कमल तो है पर वो नीला है, नीले पे जो ज्यादा जोर दिया गया है, नीला जो कमल। ठीक है, महादेव, महान चासौ देवः, महान चासौ देवः, महान देवता, महान चासौ देवः, महान देवता। पीतांबरम, पीतम च तत् अंबरम, पीतम च तत् अंबरम, पीला जो वस्त्र, पीला वस्त्र तो है पर पीला है। देखिए विशेष क्या है, अंबर, इसमें विशेष क्या है, देव, इसमें विशेष क्या है, कमल। लेकिन सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया, नीले पे, फिर महान पे, फिर पीतांबर यानी कि पीले पे। ठीक है, पीतम च तत् अंबरम, पीला जो वस्त्र। अच्छा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीतम अंबरम, पीतांबर अलग है, पीतम अंबरम अलग है, ये नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वस्त्र की बात हो रही है, अब पीतांबर जो पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि पीतांबर जो पीला वस्त्रधारी है, यानी कि जो विष्णु की बात हो रही है, तीसरे पद की बात हो रही है, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, चलिए अब चौथा क्या है, महाराजा। राजा तो है बट महान राजा है, महान चासौ राजा, महान राजा। कृष्ण सर्पः, काला सर्प। ठीक है, सर्प तो है बट काला है, सर्प तो है बट काला है। ठीक है, ये रहा विशेषण विशेष्य कर्मधारय। ठीक है, जिसमें विशेष की अपेक्षा विशेषण पे ज्यादा जोर दिया जाता है। अब उभय पद विशेषण क्या है, दोनों पद क्या होते हैं, इसमें उभय पद विशेषण दिया है। उभय यानी कि दोनों पद, उभय मतलब दोनों पद विशेषण होते हैं। ठीक है, जब समासिक पद में दोनों ही पद विशेषण हो तो क्या होता है, वह पद विशेषण उभय पद विशेषण कहलाते हैं। जैसे पीत कृष्ण, पीला और
काला, नील पीतम नीला और पीला, कृष्ण श्वेत, दोनों पद क्या है? विशेषण ही बता रहे हैं। दोनों पद क्या बता रहे हैं? विशेषण ही बता रहे हैं। एक तरह से विशेषण ही तो है, एक तरह से इसको द्युग भी वो द्वंद्व भी कह सकते हैं। तो पीत कृष्ण, पीत ये उभय पद विशेषण है। पीत कृष्ण, पीतः च कृष्णः च, ये उभय पद विशेषण है। नीला, नील पीतम, नीलम च पीतम च, नीला और पीला। कृष्ण श्वेत, कृष्णः च श्वेतः च, काला और सफेद। ठीक है। शीतोष्ण, शीतम च उष्णम च, ठंडा और गर्म। चरा, चरम, चरण च अचरन च, चर और अचर। ये क्या है? उभय पद विशेषण कर्मधारय। ठीक है। तीसरा क्या है? उपमान कर्मधारय। उपमान उपमेय पढ़े हैं आप लोग, उपमान और उपमेय। उपमान, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाती है उसकी उसकी विशेषता। जब समासिक पद का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद समान हो तो वहां उपमान कर्मधारय होता है। जैसे उपमान मतलब उपमेय उपमान आप जान रहे होंगे। जैसे मान लीजिए नरसिंह, इसमें नरसिंह शेर क्या है? शेर उपमान है। ठीक है। हम उपमेय की बात करें, नर क्या है? उपमेय है। मनुष्य क्या है? नर, जो जिस नर की बात हो रही है, जिस बहादुर इंसान की बात हो रही है, वो नर है, वो पुरुष है सिंह की तरह, वह नर है सिंह की तरह। तो नर क्या हो गया है? नर क्या है? उपमेय है। ठीक है। और सिंह क्या है? विशेषण है। ठीक है। उपमान है। सिंह क्या है? उपमान। ठीक। तो ये सिंह उपमान हो गया, नर उपमेय हो गया। ठीक। घन यु श्याम, घन यु श्याम, घन यु श्याम, यानी कि वो ऐसा सांवला है जैसे बादल हो। ठीक है। बादलों के समान श्याम, बादलों के समान श्याम, बादलों के समान काला। घन यु श्याम, नरसिंह, ये सब कर्मधारय के रूप हैं। ठीक है। अब क्या है? अगला क्या है? पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र समस्त पद क्या है? पुरुष व्याघ्र। समास विग्रह क्या है? पुरुषः व्याघ्रः इव। पुरुष जो है व्याघ्र की तरह है। पुरुष कैसे है? व्याघ्र की तरह है। मुख चंद्र, मुख चंद्र, मुख है पर मुखम चंद्र इव, मुख चंद्र इव, मुख चंद्र की तरह है। कमल, कमल कोमलम, वो कमल के समान कोमल, कमल के समान कोमल, ये उपमान विशेषण है। उपमान क्या है? कमल। ठीक है। उपमुख क्या है? चंद्र क्या है? उपमान है। ठीक है। व्याघ्र क्या है? उपमान है। ठीक है। तो ये उपमान विशेषण कर्मधारय हो गया। ठीक है। चौथा क्या है? रूपक कर्मधारय। रूपक मतलब उसको, एक पद को दूसरा पद उसके समानार्थी इतना बना दिया जाता है कि उसमें अंतर नहीं रह जाता है, तो वो रूपक होता है। तो जब समासिक पद में पूर्व पद उपमेय तथा उत्तर पद उपमान होता है वहां रूपक कर्मधारय होता है। जब समासिक पद में पूर्व पद उपमेय तथा उत्तर पद उपमान होता है, पूर्व पद क्या होता है? उपमेय, दूसरा पद उपमान होता है, वहां रूपक कर्मधारय होता है। जैसे मुख कमलम, मुख एव कमलः, मुख रूपी कमल, मुख रूपी कमल, मुख कमल, मुख रूपी कमल, शोक रूपी अग्नि, विद्या धनम, विद्या रूपी धन, दुख रूपी सागर, परीक्षा पयोधि, परीक्षा रूपी सागर। ये सब क्या है? रूपी 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 रूपक कर्मधारय है। मुख कमलम, मुखम एव कमलः, मुख रूपी, मुख ही क्या है? कमल है। उसमें इसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा है, मुख है कि कमल है, तो मुख कमलम। शोकाग्नि, शोक एव अग्नि, शोक रूपी अग्नि, शोकाग्नि क्या होती है? शोक रूपी अग्नि। विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, विद्या है या धन है, ये अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो विद्या ही धन है या विद्या रूपी धन। दुख रूपी सागर, दुख रूपी सागर, सागर भी बड़ा है, दुख भी बड़ा है। ठीक है। तो दुख रूपी सागर। परीक्षा पयोधि, परीक्षा एव पयोधि, परीक्षा रूपी
सागर, परीक्षा रूपी सागर, ये रहा रूपक कर्मधारय। तो ये थे कर्मधारय के भेद। हमने द्विगु पढ़ लिया, अव्ययीभाव समास पढ़ लिया और कर्मधारय भी पढ़ लिया। तो जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं लगता है सब समाप्त हो जाएगा। अगला समास है बहुब्रीहि समास है, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को पढ़ लिया है, समझ लिया। एक बार रिवाइज करिए, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकता है और इससे पूछेगा तो भी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास।